खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, पहली दफ़ा शायद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के किसी मैच में भारत को हराया है और शानदार फतह थी, मगर उसके बाद से जो सूरत हाल डेवलप इंडिया के अंदर हो रही है, बेचारे मोहम्मद शामी जो बॉलर है मुसलमान, उसके पीछे अब मीडिया हाथ धो के पड़ गए। विराट कोहली के पीछे भी पड़ गए। इस पर बात करेंगे, ये क्या सिलसिले आ रहे हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स कहाँ चलेगी, बलूचिस्तान के बाद अगली बारी किस असम्बली की होगी, अजीब व गरीब अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, पंजाब में क्या होने जा रहा है। इसके साथ साथ IMF की शराइत क्या पार्लियामेंट में डिस्कस हो सकती हैं, क्योंकि अब लगता है कि हमारी रही सही जो एक थी वो भी साख जो है वो IMF की शराइत की वजह से गिरती जा रही है हुकूमत की। और CNN की खबरों में कहाँ तक हकीकत है, ये जो अड्डे देने और लेने की बात थी, ये क्या मामला था। मगर भट्टी साहब, पहले तो मुबारकबाद कि कोई अच्छी खबर बात हमारे क्रिकेट के माज से आई है, लेकिन ये इंडिया में क्या शुरू हो गया है। पहले मोहम्मद शामी बेचारा जो है वो उसके 4 रन ज़्यादा दे दी है, तो अब उसके पीछे पड़ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो काइसो पाकिस्तान की कौम को अरसा दराज बाद कोई अच्छी नहीं, बहुत अच्छी खबर मिली कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह के करम से पाकिस्तान की टीम ने हिस्ट्री का रिकॉर्ड बना दिया कि 10 विकेटों से भारत को दुबई में शिकस्त फाश दी। मेरा ख्याल है एक अभिनंदन को नहीं भूलेंगे, वो जो चाय पीने आया था इधर। न्यूजीलैंड को साजिशें करके वापस बुला लिया, इंग्लैंड टीम नहीं आई, लेकिन कल दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान की टीम बेहतरीन टीम है और यहाँ क्रिकेट आकर ना खेलना क्रिकेट। लेकिन बदकिस्मती देखें, भारत सेकुलरिज्म, फलाइज्म, जमहूरियत, कितने तंग नज़र लोग हैं कि क्रिकेट के मैच हम भी बहुत हारे हैं। गेम है ना, एक ने हारना है एक ने जीतना है। तो उधर बेचारा जो शामी है उसके घर वालों को बुरा भला, सोशल मीडिया पे बुरा भला, लोगों ने अपने TV तोड़ दिए। मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों के जाके घर जला दिए कि वो आप खुशी क्यों मना रहे हैं पाकिस्तान के जीतने पर। ये है भारत की जमहूरियत, मोदी परस्ती, हिंदू परस्ती। कि एक क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है जिसे दोनों टीमें खेल रही हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी, अच्छी टीम खेली, कामयाब हो गई। तो भारत को पाकिस्तान की ये छोटी सी खुशी पसंद नहीं आई और उधर उन्होंने लोगीना मुसलमानों का कर दिया। लेकिन मलिक साहब, इसमें मैंने कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखी हैं। विराट कोहली जो है उसने बड़ा अप्रिशिएट किया पाकिस्तानी टीम को। कुछ चैनल मैंने भट्टी साहब ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने बड़ा ओपनली जो है माना इस बात को। लेकिन फिर ये जो आ गया है, इसमें जो तंग नज़री आ गई है, ये फैलती जा रही है इंडिया में। अब तंग नजरी भी है, मैं समझता हूँ इसमें कैपिटलिज्म भी है। अगर पाकिस्तान अगर देखें ना, मतलब मैं कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था और यही पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बनी है। इस वक्त मैं कल सुन रहा था, नासिर जो कैप्टन है इंग्लैंड का, उसने नासिर हुसैन, उसने शाहिद अफरीदी को नंबर 1 दुनिया का फास्ट शाहीन अफरीदी सॉरी, उसको नंबर 1 उसने बॉलर रेट किया है। मतलब दुनिया जितने भी कमेंटेटर, मैं पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, शेन वान का कल का जो ट्वीट है वो कह रहा है पाकिस्तान चांस है जो वर्ल्ड कप जीतेगा। नंबर 2 जो अपना रिजवान है 100+ उसकी एवरेज है फॉर द लास्ट ईयर, 7वां-8वां नंबर है। नंबर 2 और 1 की लड़ाई हमेशा रहती है बाबर की। हमाद जो लड़का है पाकिस्तान का वो भी टॉप 5 में आता है। मेरा कहने का मतलब कागज़ों में आप देख लें, अगर आप शुएब अख्तर हो, आपको याद हो 2 दिन पहले उसने ये एग्जैक्टली सेम बात की है। उसने कहा आपको 24 को पता चल लेगा पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अब सवाल है इंडिया करता क्यों है? दुनिया बन गई है परसेप्शन, दुनिया बन गई है अमीर आदमी की दुनिया। इंडिया जो ICC है ना, उसको कोई 70-80% बल्कि 90% तक फंड देता है और उनका दिल करता है किसी तरह पाकिस्तान आउट हो जाए। और वो प्रोपोगंडा करते हैं यहाँ पे टेररिज्म है, अमन व मान नहीं, टीम इनकी बड़ी गुआची है, लड़ते रहते हैं, कभी कुछ है। मैं समझता हूँ ये सारा क्रिटिसिज्म का फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने आराम से तैयारी की और पूरी दुनिया को कल एक चैलेंज हो गया है कि अगर कोई टीम जेन्युइनली वर्ल्ड कप जीत सकती है तो पाकिस्तान ने कल साबित कर दिया। दिस इज नॉट ओनली इंडिया, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया। अच्छा, कल फिर भट्टी साहब मैच है न्यूजीलैंड के साथ। अगर हम न्यूजीलैंड को अगर हरा देते हैं कल, तो पाकिस्तान के चांसेस और उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनके जो ग्रुप में मुश्किल टीम है। मगर भट्टी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम ये देखते हैं कि जो एक बड़ा सेकुलर भारत का, और था भी एक ज़माने में बहुत कुछ भारत के शुरू में अगर आप देखें तो हम उनकी तारीफ़ भी करते थे। अब मुझे लगता है कि जैसे बिल्कुल वो जो एज था इंडिया को ख़त्म हो गया है। अब टेररिस्ट स्टेट में अब टेररिज्म में भारत के चेहरा एक्सपोज हो चुका है, खुसूसन जब से नरेंद्र मोदी आई है। अब दुनिया में सेकुलरिज्म या अमन या अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ वहाँ नहीं। जो आदमी एक क्रिकेट नहीं खेल सकता, मलक साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने बड़े अच्छी स्पिरिट की। भाई क्या ग्राउंड में थोड़ा लड़ना था? ये जीतने वाला है, अच्छी बात है, हमारे प्लेयर अच्छा खेले,
और उन्हें कल मजीद अच्छा खेलना चाहिए। अगर वो न्यूजीलैंड से जीत जाते हैं तो फिर भारत का पोल में जाके न्यूजीलैंड से जिलना बड़ा मुश्किल होगा, उनको इन फ्यूचर ज़्यादा मुश्किल मिलेगी। लेकिन हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की टीम अच्छी खेले। बेटर टू विन हम कहा करते थे कि जो बेहतर खेलता है, जो बेहतर खेलता है, क्रिकेट जीती ना। तो हमें जो अंडर एस्टिमेट करते थे कि खुदा ना खास्ता ये मुल्क इधर दहशतगर्दी है, न्यूजीलैंड टीम आपको पता ग्राउंड से वापस चले गई 2 घंटे पहले, इसी भारत ने साजिश की। और अगर ये इस मुल्क में इतनी दहशतगर्दी है तो इधर ए क्लास प्लेयर कैसे पैदा हो गए? ये मैंने तो 4 प्लेयर आपको गिना दिए। मतलब इसी ए क्लास प्लेयरों ने पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स कल कहने पर मजबूर हो गए थे कि पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप भी जीत सकती है, इसी स्पीड से खेलती रहे। अच्छा नहीं, ये जो बात अभी आप कर रहे थे ना, जो शाहीन अफरीदी वाली, वो बड़ा इम्प्रूव। अभी मैं सलमान भट्ट साहब मुझे रास्ते में मिले, हमारे जो फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं ना जी हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी ने बहुत इम्प्रूव किया है और बड़ा अनप्लेएबल था कल, पहली 3 विकेट। नहीं वो दुनिया में 2020 में पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बंदा, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। फिक्र दे दूं, दुनिया सारी 60 मैच वो खेला है, जिसमें 24 मैचों में उसने पहली वो ओवर में विकेट ली है। लेकिन जब पहले ओवर में कई सब क्रिकेट आप खेलते ना, पहले ओवर में कोई भी खिलाड़ी आउट हो जाए उसका वैसे मोराल 80% नीचे आ जाता है। वो तो 3 आउट कर। रोहित शर्मा जो है, भट्टी साहब हम क्रिकेटर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया में जो दहशत की अलामत बैट्समैन है उसमें आता है, और उसको 0 पे आपने आउट करके, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने साइकोलॉजिकली वहीं पे विन कर लिया था। पहले ओवर में पाकिस्तान ने मैच जीत लिया था। ये और उसकी बात बड़ी, वो बॉलें जो मैंने उसकी तीनों मैच से पहले उसने कहा था मुझे मेरी ख्वाहिश है मैं तीनों टॉप प्लेयर उनके आउट करूँ, और तीनों टॉप प्लेयर उन्होंने आउट किए। अच्छा खेले, आप जीत गए, इंशाल्लाह ताला आइंदा भी अच्छा खेलेंगे और जीतेंगे। लेकिन भारत की तंग नजरी देखें काई साहब, देखें फिल्म स्टार, उनके एक्टर, कितने छोटे छोटे लोग हैं ये। मैं वैसे जी भाई साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तान ने खाली मैच नहीं जीता, पाकिस्तान ने इंडिया के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दी, क्योंकि मैं टेक्निकली नहीं समझा सकता। पाकिस्तान ने जितने मार्जिन से जीता है पूरी तारीख में, इंडिया पहली दफ़ा 10 विकेटों से रहा है, तो उसका नुकसान ही हुआ, उसको 2 पॉइंट नहीं मिले, वो बड़ा माइनस पे चला गया। अब इंडिया को सारे मैच मस्ट विन है, बड़ी प्रेशर आ गया, और पाकिस्तान अगर कल न्यूजीलैंड को हराता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाता है। इसके आगे इफेक्ट आप समझने की कोशिश करें। अब इंडिया को हर मैच जीतना और बड़ी प्रोपोर्शन से जीतना है, तो इंडिया इज़ अंडर ट्रमेंडस प्रेशर, और इंडिया के प्रेशर का मतलब है कि इंडिया का 1.25 अरब इंसान जो है वो सर पे चढ़ जाता है क्रिकेट टीम पे। और छोटापन आपको पता ही है, शामी का गुनाह क्या है, मुसलमान है, सिंपल सी बात है, अब उस पर चढ़ाई। तो नहीं, बाकी उनका मैं एक कमेंट करूँगा, बटी साहब एक कमेंट है, देखें कितनी गलत बात है। अब शाहीन अफरीदी ने कल एक गेंद पे ना 5 रन दे दिए, तो इसका मतलब वो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहा है। मतलब अंदाजा लगाएं आप, कितनी छोटी सोच है कि अगर किसी को गेंद पे चौका लग जाए तो वो उस पर आप एक भट्टी साहब जिसे कहते हैं ना, एक पॉजिटिव राइवलरी होती है स्पोर्ट्स में। अब देखें लोगों के घर दिल्ली में जलाया आपने, और ये जो आपने मॉब रखे हुए हैं पूरे भारत में, और मकबूजा कश्मीर में जो बर्बियत की इन्होंने दास्तानें बनाई है ना, भारत अच्छी बात है एक्सपोज हो रहा है कि असल दहशतगर्द इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ भारत है, जो क्रिकेट खेल को भी जंग में बदलना चाह रहा है। लेकिन भट्टी साहब क्या आप समझते हैं, इससे मेरे एक और सवाल जन्म लेता है कि अब मुल्क की कौमें जैसी भी हों, ऊपर जब जराइम पेशा टोले मुसल्लत हो जाते हैं तो उसकी कोई खूबसूरती अगर मुल्क में होती है लोगों में, तो उसको भी जो है वो काला पोत देते हैं। देखिए हमेशा हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं ऊपर से हमेशा असरात नीचे आते हैं। मोदी एक दहशतगर्द सोच का था, RSS के लिए चला रहा था, और वही सोच अब नीचे गली मोहल्ले चौराहों पे आ गई है, जिसका नतीजा निकला कि एक क्रिकेट मैच हारने पर, हम भी क्रिकेट में हारते हैं, जीतते हैं, हार जीत होती है, 100 वट क्या फ़र्क पाता है। अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए, जो टीम ज़्यादा मेहनत करेगी वो जीतेगी। भट्टी साहब आप थोड़ी सी एक चीज़ थोड़ी सी इग्नोर कर रहे हैं। जब जो मकबूजा कश्मीर है इंडिया में, वहाँ पाकिस्तान की विन का मतलब है कि आज़ादी की तारीख को एक पैटर्न मिलता है, क्योंकि आप मतलब ये नहीं कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, कश्मीरी जो है उनका दिल तो पाकिस्तान के साथ होता है। जब पाकिस्तान जीतेगा, कल मैं अभी एक फुटेज देख रहा था, वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज की लड़कियाँ थी, मतलब जिस तरह आप कहते हैं ना पागलपन हो गया, वो जीता है पाकिस्तान तो उन्होंने पागलों की तरह नारे लगाए। तो इंडिया को जो कश्मीर से जब वेव आती है ना पाकिस्तान जीतने की, वो बहुत तंग करती है। और शामी का अपना ताल्लुक भी कश्मीर से, वो शामी कश्मीर से। एक सब गुजारिश ही है, पाकिस्तान में जब मैच होता है, हम पूरी दुनिया से है कल हार जाए आइंदा, हमारा वर्ल्ड कप कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिया है, लेकिन हम अगर खुदा ना खास्ता हमारी टीम मादी में कामयाब नहीं हुई, हमने लोगों के घर नहीं जलाए, हमारे इधर भी अक़लियत के बहुत से लोग हैं, ना जलाने चाहिए।
खेल को खेल तक महदूद रखें, अपने मुल्क में महफूज नहीं होते। ये ज़रा मैं आपको कश्मीर की मनाज़र दिखाता हूँ जो लोगों ने सेलिब्रेट किया पाकिस्तान की जो विक्ट्री है जी। ये मकबूजा कश्मीर, ये देखिए ये मकबूजा कश्मीर है जहां उन्होंने बारूद अरसे से बुला रहे हैं और पाकिस्तान के लिए हर नौजवान चेहरा फूल की मानिंद मुस्कुरा रहा है। तो जिस दिन इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा तो हर घर में उधर पाकिस्तान का झंडा होगा, तो फिर आपके दोस्त मोदी क्या करेंगे काई साहब? नहीं मैं ये देखे ना, ये क्रिकेट की हार नहीं बर्दाश्त कर सका वो। ये देखिए आप देख रहे हैं कि ये मकबूजा कश्मीर है जहां हर घर में से कोई ना कोई शहीद है, हर घर में कोई ना कोई शहीद है। लेकिन पाकिस्तान ये भी तो बताया ना 6 लाख 7 लाख यहाँ पे भारतीय फौजी हैं जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है। कश्मीरियों की आप दाद देना उनको। जब दिलों में आपका घर होता है ना, उसको लालच और खौफ से खत्म नहीं किया जा सकता। जो मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, जो चाहत के रिश्ते होते हैं, जो खलूस के रिश्ते होते हैं ना, उन्हें तोपों से, गोलियों से, बारूद से नहीं खत्म किया जाता। ये साबित कर दिया तहरीक चल रही है वहाँ के भाइयों ने। अभी ये आप देख ही रहे हैं। लेकिन मैं एक और अब थोड़ा सा ज़रा सियासत की तरफ भी आते हैं। कुछ एक ट्वीट की है कल मोहतरमा मरियम, कल हमारा खुशी का दिन था तो बहरहाल सियासत भी साथ ही चलती है। दिखाएंगे क्या क्या ट्वीट किए उन्होंने, हमारे पास है। मलिक साहब जरा पढ़िएगा, आपकी नज़रें बहुत अच्छी हैं। मुझसे मेरे से काफ़ी जी मुल्क में, हाँ मुल्क में महंगाई के वाले से उन्होंने बात की है। फिर वो जो रवायती हमारा लड़ाई है हुकूमत पे लड़ाई, वो ये कह रही है इसका जो क्यों बटी साहब वो ये कह रही है कि मुल्क में तो इतनी महंगाई और आपको क्रिकेट की पड़ी हुई है और दिस एंड दैट। तो कल ये कहना चाहिए था। कादी सब बड़ी बदकिस्मती है जो मोहतरमा लीडर मरियम नवाज अपने चचा की खुशी नहीं देख सकती। आजकल शहबाज शरीफ से बहुत ज़्यादा राब्ते होते हैं, हम नेक्स्ट स्टोरी पे आएंगे। जी हमजा भी बड़े अहम है। एक अरसा दराज बार इस पाकिस्तान को दहशत गर्दी, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, क्रिकेट से भारत से जीतना ना पाकिस्तान के लिए ईद से बड़ा समा है, ईद से बड़ा मुकाम है हर पाकिस्तानी के लिए, चाहे वो किसी भी जवाब से। ये कितने बदकिस्मत लोग हैं, इस जीत को भी अपनी सियासत की नज़र, अपनी छोटी सियासत की नज़र कर रहे हैं। ओ भाई अगर वज़ीर आज़म है, वो एक क्रिकेटर है, मैच देख रहा है, अच्छी बात है, क्यों ना देखे। आप भी देखो, मरियम साहिबा का भी काम है और मैं यकीन है उन्हें भी पाकिस्तान की जीत पर खुशी हुई होगी अगर नरेंद्र मोदी से तल्लुकात के खराब होने का अंदेशा ना हो। ये फिर मलिक साहब ऐसे लगता है कि ये कुछ जाती लड़ाई बन गई है। नहीं काजी साहब, जाती लड़ाई आप मुझे बता दें, महंगाई नहीं है तो मैं इसको जाती लड़ाई कहते हैं। महंगाई तो है, यू आर इन द बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स ना। आप अपोजिशन में बैठे हैं, आप लोगों को आइडिया लाना समझे। आप रोज तो महंगाई की बात करते हैं, आज क्रिकेट हमने जीता है। आप उनको फरिश्ता समझ रहे हैं कि वो अजीम इंसान है, वो भी हमारी तरह के लीडर है, मरियम भी हमारी तरह की है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इतने तंग हैं महंगाई से, उसने उसको एक पॉलिटिकल स्कोरिंग की है। हमने जो महीने में 30 प्रोग्राम करते हैं उसमें हमेशा महंगाई का जिक्र करते हैं। आज हमने अपना पहला सेगमेंट रखा कि इस कौम को कोई भूली भटकी बिसरी याद की खुशी आई, एक खुशी खुशबू की, तो उसमें भी गंद डालना है यार, अपना गंद लादा रखो। तो आप, मेरी सबमिशन है, हजार सियासत करे, अदम एतमाद लाए, जो मर्जी करे, लेकिन क्रिकेट एक खेल है यार। खुदारा हम इंडिया पे तनकीद कर रहे हैं कि वहाँ एक मुसलमान प्लेयर है, उस पर तनकीद किए जा रहे हैं। अगर हमारे पाकिस्तानी मरियम तो अपोजिशन में तनकीद करे, मुझ पे इससे हमसे ज्यादा कौन, लेकिन क्रिकेट में इसको मिक्स ना करे। मेरी ये राय है, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। मेरे ख्याल में अगर वो इस मौके पे ना बात करती तो बेहतर था। अगर उन्होंने कर दिया तो इतनी को बुराई नहीं, अच्छाई भी नहीं है। एक यार खुशी इस कौम को मिली है, इमरान को नहीं मिली। ये आप भी क्रिकेटर उतने लवर है, मैं भी हूँ, ये सारे कैमरा मैन है, बोलते हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। कल हूँ का आपने फिर मेरे पे चढ़ाई कर देंगे कि जितनी महंगाई होगी लोग क्रिकेट से 2 दिन से ज्यादा महंगाई की वजह से मैच हार जाते तो फिर ठीक है। तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। इस महंगाई का मरियम साहिबा से कोई तल्लुक नहीं है। वो 5 लाख रुपए का लीटर पेट्रोल भी खरीद सकती हैं, लिहाजा ये टसवे बहाने बंद करें। ये जो है कोई तल्लुक नहीं आपका, बल्कि आप उस तबके का हिस्सा हैं जो महंगाइयाँ करवाता है। यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो अगर उन्होंने किया है तो उनकी अपनी सवाबदी लोगों पे छोड़ देते हैं हम कि भाई वो लोग फैसला करें। लेकिन बात ये है कि इस मुल्क को महंगाई की जिल्लत देने वाले महंगाई का रोना रोते हैं तो मुझे मगरमच्छ के आंसू नजर आते हैं। बड़ी साहब, कादी साहब मुझे बताएं, मुझे अब 2 मिनट तसल्ली देनी है प्लीज। पेट्रोल की कीमत यकीनन बेपनाह तूफान बन के गिर रही है, बिजली की, रोजमर्रा अशिया की, भिंडी की, टिंडी की, दाल की, सब्जी, गोश्त की।
इसका मरियम नवाज को क्या फर्क पड़ा? मुझे आप सिर्फ ये बताएं, कहीं सब गेम ना खेलें। नहीं, मैं एक ट्वीट देख रहा हूँ इधर नहीं, मरियम नवाज को इसका क्या फर्क पड़ रहा है? मैं कहता हूँ महंगाई, मरियम सजदे में जाती होगी, अल्लाह करे महंगाई हो, क्योंकि उनका प्रॉफिट हो, मार्जिन उस लिहाज से ज्यादा बढ़ेगा। नहीं, शुगर मिलें उनकी है, मेरी नहीं है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उनकी है, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी उनकी है। पड़ी पड़ी इनकी जगह जो 50 करोड़ की है ना, तो 1 अरब की बन गई है इनकी जगह। काजी साहब, ये महंगाई के बेनिफिशियरी है 1% शराफिया। मैं बेनिफिशियरी है और उसकी वजह भी है, और वजह भी और बेनिफिशियरी भी है। शुगर मिलों के मालिक बेवकूफ बना रहे हैं। मलक साहब आप तो अच्छा, महबूबा मुफ्ती ने भी कुछ कहा है। जब यार आप काजी साहब, भट्टी साहब, जब आप सियासत में हैं तो यू रिप्रेजेंट द पीपल। अब इसका मतलब है अगर यहाँ मैं गरीब आदमी की बात करता हूँ तो फिर आपकी तुमने भी टाई पहनी हुई है, तुमने भी अमेरिका की घड़ी पहनी, उतार दो। मैं तो सबको अप्रिशिएट करता हूँ। नहीं, मेरी बात, इस मुल्क में गरीब आदमी की सबसे ज्यादा बात मलक रियाज सब करते हैं। आप इसका मुझे जवाब देना। आप नहीं मानते कि वो लोगों की नुमाइंदा, अच्छी बुरी बात की बात है। मैं कह रहा हूँ महंगाई उनका इशू नहीं है, मेरे से आर्गूमेंट करें। नहीं इशू, मगर वो नुमाइंदा तो मेरी है ना, वो चाह रही है, उसका बिजनेस पॉलिटिक्स है, आपकी है ना, उसका कारोबार सियासत है। नहीं देखिए, हाँ कारोबार देखो, अगर ये धंधा करना है, धंधा है, अदरवाइज सियासत धंधा है, पर धंधा है। सुना था खिदमत और इबादत है, सुना था। अगर धंधा है तो फिर गंदा है, गंदे में फिर जो मर्जी कह लें, फिर आप ईमानदारी से समझते हैं। नहीं, आप माशाल्लाह को 30-25 साल से ये जर्नलिज्म कर रहे हैं, यहाँ इबादत की है किसी ने? भाई साहब, मैं सिर्फ इस क्रिकेट के इशू में हूँ, बाकी महंगाई का मैं और आप ज्यादा रोना रोते हैं। कब बताएं हमने महंगाई को? मैं सियासत की बात कर रहा हूँ। ये रोजाना किसी जुल्म की खबर का इंतजार करते हैं। इमरान खान को नीचा दिखाना है, महंगाई नहीं होगी तो खुद करवा देंगे, डॉलर बाहर फेंकवा देंगे, ये आईपीपी, ये बिजली की कीमतें। आज फिर आईएमएफ ने बर्बाद कर दिया, देखा जी बर्बाद। ये बगलें बजाते हैं, अवाम कुचली जाती है, ये बगलें बजाते हैं। मैं बताता हूँ, चलो मैं मलक साहब के इश्क में, मलक साहब की मोहब्बत में कहता हूँ, मरियम को गरीबों का दुख है। कमो बेशतर कोई 10 अरब डॉलर तो उनके पास बाहर होंगे, कमो बेशतर, बहुत कम भी हुए तो अच्छी बात, अपनी फैमिली के इधर ले आए। कुछ डॉलर की कीमत अच्छी बात है। गुर्बत के मनाजर दिखाते हैं आपको, जरा गुर्बत के मनाजर हैं जी हमारे पास माशाल्लाह। ये देखें जरा, ये देखें क्या टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ है। भट्टी साहब, ये तो बड़ा सस्ता होगा, ये तो नीलामी में खरीदा गया होगा, है जी। गुर्बत जरा गुर्बत फरमाए, जरा गुर्बत मनाजा फरमाए, जरा देखें भट्टी साहब। अच्छा, ये आपको पता है इनमें कोई चीज भी लोकल नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मोहतरमा के शू भी लोकल नहीं है। गरीब आवाम की लीडर के साहब आज फंस गए भी लोकल नहीं है। भट्टी साहब तो गोए पतंगे पैर भी बाहरों मंगवाए। नहीं, व्यापार नहीं, ये जो कारपेट है ना, हैंडमेड है। अच्छा, ये वो जो हम और आप नहीं लेते ईरानियों से 5000 का कह के 750 चले ले, पठान दे जाते हैं, तो ये करोड़ों के पंजाबी भी होते होंगे। मैं कादी साहब, ये इनका, मेरा मौकफ है, महंगाई है खौफनाक है, लेकिन ये चंद खानदानों का नहीं। बीमा इमरान खान साहब, बीमा जरदारी फैमिली, बीमा शरीफ फैमिली, इनका इशू नहीं है, हमारा आपका है। मलक महंगाई इनकी ख्वाहिश है ताकि ये अपना पॉइंट विन कर सके, आर्गुमेंट जीत सके। और इमरान हाँ बड़ी हेल्प कर रहे हैं उनकी, इमरान बड़ी हेल्प कर रहे हैं। रेफरेंस देता हूँ, आप मरियम नवाज साहबा के घर जाएं, आप दोनों में से, दोनों को चैलेंज दे रहा हूँ, उनमें घड़ी, गाड़ियों की कीमतें, वॉशरूम में लगे सामान अगर अरबों तक ना पहुंच जाए, करोड़ों नहीं, तो मुझे पकड़ लीजिए, एक दफा जाए। मैंने आप गुजरात चले हैं, सबसे बड़ी कोठी किसकी होगी बताने की जरूरत है? चौधरी को। 300 कनाल में आप चले जाते हैं। मैं वज़ीर-ए-आज़म की भी कह रहा हूँ, बिलावल की भी कह रहा हूँ, सारी एक ही है। जब जिसका हमारा काम है, जब देखिए इमरान की बात होगी, मैं उन्हें डिफेंड नहीं करूँगा, मैं तो किसी की बात कर रहा कि वो तप्पड़वासी हैं, वो झुग्गी में रहते हैं, मैं वही कहूँगा बनी गाला जितनी रिहाइश में रह रहे हैं। लेकिन मुझे मरियम की इस बात से तकलीफ हुई है, इन्होंने गरीबों का नाम बेचते हैं, गरीबों के नाम पर हर एक ने, झुग्गी में रहते हैं, हर एक ने की, वो भी लेते हैं। लेकिन गरीबों का मजाक ना उड़ाएं, उनके जख्मों पे नमक ना फेरें, यहाँ उन जैसी जिंदगी गुजारें। यहाँ कम से कम अपने इक़्तिदार में बता देना गरीबों के लिए इन्होंने क्या किया। 2013 से 18 तक नून लीग की हुकूमत थी। चले मलक साहब, ये आपका वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट। मेरी तो तकरीर है, इमरान खान है, नवाज शरीफ है, यूसुफ रजा गिलानी है, ज़फरुल्लाह जमाली है, हमने नीचे ही रहना है। खूबसूरत बात की है कि इनको बताना चाहिए हमने गुर्बत के खात्मे के लिए किया। मैं ये बता के ब्रेक पे जा रहा हूँ,
IMF के प्रोग्रामों में झोंका में पीपल्स मुस्लिम लीग नून ने और PTI ने भी। ये गुर्बत के बानी हैं, ये गुर्बत की वजह है और ये गुर्बत रहेगी जब तक ये रहेंगे। जिस तरह भट्टी साहब कहते हैं कि दो में से एक तबका ऊपर जा सकता है, या गरीब या अमीर, एक वक्त में इस निज़ाम में। एक ब्रेक के बाद बहुत सी खबरें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भट्टी साहब, बलूचिस्तान वाला ड्रॉप सीन तो हो गया, ये अब ड्रॉप सीन है, ये नुक्ता आगाज़ है? आगाज क्या नाम था इनका? जाम कमाल साहब। जाम कमाल साहब, आपको पता है इनके बारे में 2 दफ़ा पहले खबर आई, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, इन्होंने तरदीद कर दी, परसों भी है। इनसे इस्तीफ़ा पहले भी लिया जा चुका था। ये 65 में से 39 इनके खिलाफ थे, इनके अपने 7 लोग। कल वो इमरान खां पर भी बरसे हैं कि जी इमरान खां के जो रिंद शिंद है वो भी चले गए हैं। अब ये जाम कमाल के बारे में कहा जा रहा है कि करप्शन की इंक्वायरियाँ मुबैना तौर पर शुरू होने लगी हैं अपोजिशन के मुताबिक। अब ये कहा जा रहा है कि परवेज़ लाई साहब इन नहायत अहम हो गए हैं। अहम पंजाब में किसी भी वक्त, मैं ये नहीं कह रहा कि फैसला हो गया है, इम्कान है परवेज़ लाई साहब के साथ 10 से 12 नून लीग के लोग शामिल हैं और जंगीर तरीन इस वक्त लंदन में है। उनकी किन से मुलाकातें हुई हैं मुझे नहीं पता, लेकिन शहबाज शरीफ पिछले दिनों पिंडी में ताकतवर हलकों से 2-3 मुलाकातें की। फिर जो फैसलाबाद में नारेबाजी हुई, ताकतवर हलकों ने वो भी शिकवा किया। एक तरफ तो आप आके गारंटियाँ देते हैं, मिन्नत अल्लाह करते हैं, दूसरी तरफ अदारों के खिलाफ नारा लगाते हैं, जिस पर शहबाज शरीफ को दंगे। अगर इमरान खान साहब ने गालबन कल आना है सऊदी अरब से, तो अगर 8-10 दिन ऐसे ही जो आज हालात है इस वक्त, तो नवंबर के महीने में बड़े बड़े अदम एतमाद और भी आ सकते हैं, तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं, इस्तीफ़े भी आ सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है इमरान खान आके टकराव की पॉलिसी रखते हैं या मुफाहमत की, जो किसी दौर में हम पीपल्स पार्टी को नून लीग का कहते थे ना, नवाज शरीफ मज़ामत की पॉलिसी अपना ली है। अब वो लगता है उस पोजीशन पे इमरान खान साहब आ गए। वो बात जिद है कि एक खिलौना जो उनके लिए अब नहीं रहा, वो कहते हैं मैंने इसी को पास रखना। तो अदारों में ना एक डिसिप्लिन होता है। देखें, FIA के आप पंजाब के आपने कमो बेशतर 6 या 7 IG बदल लिए। एक IG बदला, दूसरा बदला, चीफ सेक्रेटरी बदला, FBR का चेयरमैन बदला, फाइनेंस मिनिस्टर 7 बदले हैं सर, 4 मिनिस्टर बदले। फौज ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि सियासी इंटरफेरेंस से उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तबादले हों। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो मज़ामत की पॉलिसी अपना रहे हैं, अगर इसी पे कायम रहते हैं, शर्त ये है जिस पे वो बाजिद हैं अभी तक, तो फिर आने वाले दिनों में यकीनी बात है अदम एतमाद, अगर उनके पास गेम पूरी हो जाती है, उनका हक है जी। अगर कामयाब होती है, नहीं उसका मैं नहीं गारंटी दे रहा, लेकिन इमरान खान के पास नंबर गेम ख़त्म हो चुका है वफाक और पंजाब में। जी मलिक साहब, पहली तो बात यह है कि मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को ये कंसर्न नहीं है कि वो इमरान खान का ये हक नहीं है। इमरान का ये पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक हक है कि वो ISA का चीफ लगाएं या ना लगाएं। इशू ये नहीं है, इशू यह डिले है। कहा यह जा रहा है कि आप इस फैसले में शामिल थे, अब आप खामोश हैं। और कल का दिन बड़ा अहम है मेरे ख्याल में। अगर खान साहब आगे कल सिग्नेचर कर देते हैं, नोटिफिकेशन हो जाता है, तो इट वुड बी सेटल्ड, इट वुड बी हिस्ट्री। अगर कल नहीं होता तो फिर आप समझ लें कि ये नवाज शरीफ 2 शुरू हो जाएगा, जो भट्टी साहब ने भी कहा, मेरा भी ये ख्याल है। अब इस वक्त मेरी राय में पाकिस्तान का जो पोलिटिकल सिचुएशन है, 2 चीज़ों पर फंसी हुई है। एक, कल नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता, दूसरा नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी कहाँ पर फंसी हुई है। अगर नवाज शरीफ फिर बुकमुका पे चला जाता है तो फिर वफाक और पंजाब तो गए, ऐसे गए जो साफ नज़र आ रहा है। मगर मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो बंदे जिसने फ़ैसला करना है वो परवेज़ लाई नहीं है, वो नवाज शरीफ है। कि नवाज शरीफ ने जो 3 साल हमारा दिमाग खपाया है कि फोर्ड को इज़्ज़त दो, तो ये करो, तो वो करो, तो वो करता है कि किसी असूल पे जाता है। ये टर्निंग पॉइंट है। पीपल्स पार्टी के इंटरेस्ट में है कि वो अदम इत्मीनान पे जाए, और उसके लिए उनके पास, आप क्या समझते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो वो असूल पे जाएंगे? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ फैसला करेगा मुफाद में। मेरी राय ये है कि नवाज शरीफ के हक में नहीं है। नवाज शरीफ चाह रहा है कि इलेक्शन हो ताकि पूरी एक फ्रेश
सिचुएशन में आप आए। नवाज शरीफ के लिए नुकसानदेह होगा अगर वो अदम इत्मीनान की सूरत में पावर लेते हैं। जान की माल पाऊँ तो मलिक साहब की राय काबिल एहतराम। नवाज शरीफ ने पहले असूली सियासत शुरू की जब मुशर्रफ साहब के साथ मिले, फिर सियासत असूली शुरू की जब उनके मुशर्रफ के ज़िया-उल हक के साथ मिले, उनके रेफरेंडम को सपोर्ट किया। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को फांसी लगवाने में जश्न मनाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लगवाने में सब आया। अपने ही साथी जनेजो की पीठ में छुरा के पे जब 88 में आए, नहीं वो उनके असूलों के रास्ते में आ रहे। मैं सुन लेना, अब मुझे क्या कहने की इजाजत है। उनके असूली होने का वक्त उस वक्त आया जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अदालत पर हमला करा दिया, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। अल्लाह की अदालत के बाद पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट अदालत है। फिर उनके असूली रास्ते में जस्टिस कयूम को फोन आया, फिर उनके असूली रास्ते में छांगा मांगा आया, फिर उनके असूली रास्ते में 2 दफा बेनज़ीर की हुकूमत को गिराना आया, फिर उनके असूली रास्ते में एक आर्मी चीफ को उन्होंने घर भेजा, फिर उनके असूली रास्ते में 99 में उन्होंने मुशर्रफ को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद मुशर्रफ जहाज में थे तो वो कू हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। फिर उनके असूली रास्ते सियासत अपनाई उन्होंने, जब मुशर्रफ ने गिरफ्तार कर लिया, कैदी हो गए, रातों रात डील करके गौस अली शाह जेल में थे और इनके बाकी साथी चले गए। फिर 2 साल पहले इन्होंने असूली सियासत की, ऐ बीमार हो गया, ऐ प्लेटलेट्स ऊपर चले गए, 25 रह गए, 50 रह गए, 60 रह गए, वो इधर गया, खुदा ना खास्ता ये हो गया, डील की और इस वक्त लंदन बैठे। ये असूली सियासत है कि आपको दोबारा इक़्तिदार दे दी जाए। अगर आप समझते हैं असूल ये है कि नवाज शरीफ को 4थी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, उनकी सज़ाएँ माफ़ कर दी जाए, उनके खिलाफ मुकदमत ना चलाए जाए, तो आपको असूली सियासत मुबारक हो। मैं तो ऐसी जमहूरियत के हक़ में नहीं हूँ। असूली सियासत तो बड़ी लंबी होगी मलिक साहब। नहीं भाई साहब, देखे ना, आप पे भुट्टो है, भुट्टो ने आना है सियासत में, वो उसका करियर है पॉलिटिक्स। 11 साल सामने सदर यूब खड़ा है, कहाँ से आए? अवाम से है, वहीं से आना पड़ेगा। फिर आ जाए जनरल ज़िया, 11 साल रहा है। मुझे 11 साल में कोई पॉलिटिकल रास्ता आप बता दें ऊपर आने का। आई एम नॉट डिफेंडिंग नवाज शरीफ। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ बिल्कुल गैर जमहूरियत की पैदावार है और साजिश की पैदावार है। आई एम नॉट डिफेंडिंग नवाज शरीफ, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इस मुल्क में आप सियासी रास्ते से आ ही नहीं सकते। अगर मुशर्रफ खड़ा हो जाता है 10-10 साल के लिए, 30 साल तो ये 3 बंदे लेके कहाँ से आप आएंगे? मुझे आप इसका जवाब दें। आपके पास रास्ता ही कोई नहीं है। नहीं, मैं मलिक साहब की बात साहब इन्होंने तो आपको कंट्राडिक्ट नहीं किया। मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ साजिश की पैदावार है। मुशर्रफ और ज़िया-उल हक के में रास्ता नहीं मिलता, उसी ज़िया-उल हक की गोद में पल के नवाज शरीफ वज़ीर आला बना। सर वो रास्ता बता देना मुझे, कहाँ से आएंगे भाई? सुन तो ले, अब मैं आपकी बात तो असूली वाली बात पे कह रहा हूं। इसी मुशर्रफ, जब मुशर्रफ सदर था, उसी के साथ डील की। पहले मोहतरमा बेनज़ीर साहब आई, वो शहीद हो गई, वो सियासी मंजरनामा ही सारा चेंज हो गया, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये कौन से असूल नहीं है? ये धांधली चाहते हैं अपने हक में। ये शफाफ इलेक्शन, इनकी मौत है चंद खानदानों की। जिस दिन शफाफ इलेक्शन हो गए, मलिक साहब भी, ये भी सारे कैमरामैन इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में आ गए। जो बंदा 10 करोड़ रुपया डोनेशन दे के 20 करोड़ रुपया इलेक्शन में लगा के आता है, उसका गरीब से तल्लक क्या, उसका असूल से तल्लक क्या? भट्टी साहब देखें, किसी भी जमात में हो, नहीं मेरी सुन लेना, मेरी सुन ले। मेरा वही आर्गूमेंट है, अगर सामने आपके आइन हो, आपका जो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा हो, तो समझ आती है बात की कि मैं पॉलिटिकली हूँ। जब मैं बड़ा हूँ तो सामने जनरल यूब बैठा हो 11 साल के लिए, 10 साल के लिए जनरल मुशर्रफ बैठा हो, 11 साल के लिए जनरल ज़िया बैठा हो, मैं निगोशिएट किससे करूँगा? किसकी गोद से? बड़े होके ना फिलासफर बनेंगे। मैंने बड़ा नहीं होना, मैंने पहले भी आपको बताया। मैं बड़ा होके, अच्छा सुन लें, पिछले 13 सालों से तो जमहूरियत है ना, मार्शाल्लाह नहीं है। आप समझते हैं यार? फिर अगर आप वज़ीर-ए-आज़म होकर भी खुश नहीं है, आपका सदर भी है, आपके वजीर भी हैं, फिर मुझे बता दें बात ये है कि जमहूरियत चाहिए आपको। हम तो ये कह रहे हैं कि वो उधर से ही आए हैं, यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट का, पूरी अमेरिका में भी एस्टैब्लिशमेंट का रोल होता है, बाइडन उसके बगैर नहीं आता। मगर सवाल ये है कि यार पेंसिल को पेंसिल कहो ना, बेअसूली को, बेजमीरी को, जमीर बेचने को तो जवाब ना देना। साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं तो यही कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आप कोई असूली नहीं है, मैं तो उसको डिफेंड नहीं कर रहा। आपका मैं तो ताकत माल, ताकत माल। काजी साहब मेरा आर्गुमेंट अच्छा, मैं आपने जेंटलमैन के लिए रास्ता नहीं छोड़ा। साहब ने जिन्होंने नवाज शरीफ से पराड़ ली, उन सहाफियों को भी जानते हैं, उन सब। अच्छा, आप ईमानदारी से अपनी असेसमेंट बताएं। चले मेरी राय, तो मेरी जो राय है उस पर मैं, नवाज शरीफ को आज एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ऑफर आती है, आप आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा।
वो मजामत करेंगे कि मुफाहमत करके आ जाएंगे। मुफाहमत करेगा इक़्तिदार का बंदा, मैं तो डिफेंड ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ ना, कौन सा नजरियाती, कोई नजरियाती नहीं। मेरा सिर्फ यही अर्ज है और यही बात इमरान खान के लिए मैं आपको मगर भट्टी साहब मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान इस तरह की सियासत नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमें ओरिजिनल लीडर्स की जरूरत पड़ रही है। लीडर पैदा करें कौन? आप आए आगे, हम आपके साथ बताऊं, पाकिस्तान इन नवाज शरीफ और इन लीडरों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस मुल्क के अवाम, और जो हो रहा है वो भी नाकाबिल बर्दाश्त है। साड़ा कोई चाण वाला नहीं, ना किसी देश। शहबाज शरीफ सब कुछ कह रहे हैं, वो जरा सुनाएं। फैसलाबाद में वो नारे जिसने लगाए उसका हमारी पार्टी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो हमारी पार्टी का कारकुन है, ना वो हमारी पार्टी का उहदेदार है। ये मैं बिला खौफ तरदीद ये आज बात कहना चाहता हूँ। अफवाज पाकिस्तान के जो इदारों के सरबराह जो हैं, जो भी इदारे हैं अफवाज पाकिस्तान के सरबराहों के खिलाफ अवामी जलसों में नारे लगाना न सिर्फ कौमी मफाद के खिलाफ है, बल्कि इसकी कतन कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। मलक साहब मुझे बोलने नहीं दिया। मैंने कहा था शहबाज शरीफ सब राब्ते में है। शहबाज शरीफ को उन हलकों ने कहा भाई तुम्हारी बेल कराई, तुम इस वक्त आज़ाद फिर रहे हो, तुमने कमिटमेंट की थी तुम्हारा भाई अदारों के खिलाफ नहीं बोलेगा। और शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी, अल्लाह की कसम मैंने ये उनका बयान नहीं सुना था, इन मेरी इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई है, मैं तरदीद करूँगा। तो इसके बाद भी आप कहते हैं यार असूली सियासत, असूली सियासत कहते हैं। गुड नहीं, बात उन्होंने असूली की। आप पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फौज पे तनकीद नहीं कर सकते। बताएं ना मुझे। मैंने तो कहा है कि ये शहबाज शरीफ ने मेरी इन्फॉर्मेशन थी कि ये तरदीद करेंगे इस बात की। ये लोरी फार्मूला है, मैं आपको बट साहब वो क्या था आज सुना रहे थे कि वो मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब पावर में मुश्किल ये आए हैं। अच्छा भट्टी साहब, आप तो काजी साहब भी हमारे भाई हैं, आप तो पक्के लोरी हैं। पता है, मेरा भी बड़ा भाई मेरे से 2 साल है। तो अंदरूनी शहर में हर 2 भाइयों का ये फार्मूला होता है, एक जाके लड़ाता है, एक सुलह कराता है, एक लड़ाता है, रंगबाजी। तो हम तो इस शहर के रहने वाले हैं और ये ग्वालमंडी के रहने वाले हैं। मेरी बात है, ये तो टेक्नोलॉजी है। जो मुख्तदार इदारे हैं, वो मुख्तदार इदारे जो हैं वो मियाँ बड़े मियाँ साहब को ताकत में नहीं आने देंगे और मरियम साहब शहबाज शरीफ साहब को नहीं आने देंगे मेरे ख्याल में। अभी इस मेरा ख्याल है अच्छा सा माफ किया। अच्छा अब बड़ी साहब ये है कि यार एक और बड़ी तकलीफ की बात, जो हमारे रोज़ाना जो ये तहरीक लब्बैक जो है उसने जो क्यों नहीं इसको इशू को गवर्नमेंट सॉल्व कर। मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसमें 2000% आपकी पंजाब हुकूमत की नहली नलैकी, इन्होंने यकीन दहानी कराई कि लाहौर से वो बाहर नहीं निकलेंगे। 3 वादे आप उनसे कर चुके, अगर वादा किया तो पूरा करें। अब शेख रशीद साहब ने खुद कहा है आदम रिजवी बज़ाहिर जेल में बंद है, आपको पता। साद रिजवी, माफ़ी चाहता हूँ, उन्होंने कहा मैं खुद उनसे मिला हूँ। ये मुलाकात कहाँ हुई कोई पता कर ले, कौन कौन शरीक था, उनके मुतालबात क्या थे। हर बात में तो झूठ बोलते हैं, हर एक को तो बेवकूफ़ बनाते हैं। ये हक में वक्त कोई खुले हों यार, आना जाना। इस वक्त आपको पता है लाहौर से लेके मलक साहब पिंडी तक हजारों कंटेनर, और पाकिस्तान दफा पहला हुआ ये वो वजीर आजम है जिसने खुद 126 दिन का धरना दिया। गुजरात में इतनी 10 फुट की सड़क नीचे खोद दी। यार आप गारें खोद रहे हैं यार। आप जमहूरियत की बात कर रहे थे, फिर आपने लॉन्ग मार्च खुद क्यों किया? मुझे सिर्फ ये मौका है, पीपल्स पार्टी ने भी किया, नून ने भी किया, वकला ने भी किया। आपने 2 दफा इनसे वादे किए, वादे ही ना करते। वादे किए तो पूरे करते। अब कांस्टेबल का खून गिरे या कलंदम तरीके लब्बैक के, खून तो हमारा ही है, हमारे खून तो पाकिस्तान का ही है ना। मलक साहब इनका जवाब कौन देगा? कांस्टेबल जो है हुकूमत पंजाब का कौन जवाब देगा? भट्टी साहब ने थोड़ी सी बात करके चुप करके, पहले भी जब ये हुआ ना सारा कुछ, तो साथ को इन्होंने गवर्नर ओसलोर में बुलाया, वहाँ पे वज़ीर दाखिला भी थे, गवर्नर साहब भी थे, वहाँ बुला लेते हैं। और वो बंदे का अपने का असूल है, मैं वैसे इंप्रेस हुआ हूँ उस बंदे का, कहना कि भाई जो भी है मैंने आपसे फेवर नहीं लेनी, पाकिस्तान में अदालतें हैं, मैं अदालतों से आऊँगा। ये पिछले साल की आपको खबर दे रहा हूँ। और अब भी जेल से जनाब उन्होंने पैगाम यही दिया रिजवी साहब ने कि आप अपनी पोजीशन पे खड़े रहें। और ये देखें सिंपल सी बात है, हुकूमतें वैसे एक माँ बाप की तरह होती हैं, और आप तो दावेदार हैं रियासत मदीना के, उसमें वादा खिलाफी, और जिसमें वादा नहीं वो तो हम में से नहीं है। ये तो जिस हस्ती को हम मानते हैं, तो मैं समझता हूँ ये 4 दफ़ा उनसे वादा किया। अब इन्होंने फिर पता क्या कहा, इन्होंने कहा मंगल तक हम असेंबली में ये बहस करेंगे फ्रांस के सफीर की, आपके सारे मुकदमात ख़त्म करेंगे, लोगों को छोड़ेंगे। अल्लाह करे ये वादा पूरा करे। हम ये नहीं कह रहे कि वादा हमारी मर्जी से करें, मगर जो वादा करते हैं आप पूरा करें। अगर अदालत का हुक्म है और साद रिजवी सब बेगुनाह, उन्हें रखने का जवाब वहाँ पे, यहाँ तो कहे कि नहीं ये गुनाहगार है,
ये तो कोई तरीका नहीं। वहाँ कहते हैं टेक्सटाइल की पाबंदियां लग जाएंगी, डॉलरों का मसला हो जाएगा। मतलब है यहाँ अगर आपकी अदालत डॉलरों को और कितना होना है, यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं और कितना होना है। कादी साहब आप देखें ना, इस वक्त आप लाहौर से इस्लामाबाद तक पूरा मुल्क चौक पड़ा हुआ है, लोग इस कदर परेशानी का सामना कर रहे हैं, इनका क्या जा रहा है? ये तो हेलीकॉप्टरों से ये चले जाते हैं हुक्मरान। ब्रेक पे हम जा रहे हैं और वो इस लीजिए कि हमारी जो चूंकि हमारी एलीट जो है उसको खून लगा हुआ है, उधर से माल आता है, कर्जा, तो ये मेरे ख्याल में इस डॉलर इस सिस्टम से बाहर निकलेंगे तो डॉलर और ज़िंदगी और इकॉनमी ठीक होगी। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। IMF की शराइत क्या है, CNN की एक खबर, उसकी हकीकत क्या है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मलिक साहब, ये तो अब इस पे बहस की कोई गुंजाइश नहीं है कि IMF के साथ जो भी गए हैं प्रोग्राम में उन मीशतों का कख नहीं बचा। और ये वाशिंगटन कंसेंसस जो 10 दफ़ा यहाँ कह चुके हैं डॉक्टर इशफाक हसन खान भी और डॉक्टर इकरामुल हक भी, ये अमेरिका के 2 मालियाती इदारों और उसकी मिनिस्ट्री जो है वजारत ख़जाने की, उसके मबैन उनका एक वायदा है जिसके तहत हम चले जाते हैं कि वो जो चीज़ मर्जी यहाँ आके बेचें, हम अगर कोई चीज़ बेचने जाएंगे तो कोटा होगा। और अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपका स्टेट बैंक तो ले लिया उन्होंने, अब वो अपनी उसमें आप जो ज़रा फिगर देना कि ये डॉलर गिरने से हमारे बैरूनी कर्जे में कितना ज़्यादा। पहले तो थोड़ी सी IMF जो कर रहा है, देखिए थोड़ा सा उसको समझ लें, आपका एतराज़ बिल्कुल ठीक है। जब आप किसी से पैसा लेते हैं ना, वो एक बिल्कुल गैर इंसानी सा काम है, उसमें कोई इमोशन नहीं, कोई अखलाक नहीं, कोई अच्छी बुरी नहीं। बैंकर सिर्फ देखता है कि मेरे पैसे कैसे वापस आने, और उनके लिए हमारे गरेबान को 2 चीज़ों से पकड़ते हैं। एक तो पकड़ते हैं पेट्रोल से, दूसरा वो पकड़ते हैं आपको बिजली से। अब बिजली में 5 से 6 रुपए आपने अगस्त में इजाफा किया, अब वो इतना प्रेशर आप पे डाल लें कि तकरीबन कर आगे ना विदिन 6 मंथ आप 30 रुपए यूनिट का इजाफा करके 50 रुपए का यूनिट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे अगर आप, मेरा ख्याल है अगर कोई एक गिलास भी बनाते हैं ना, तो वो मेरा ख्याल गिलास भी मेरा ख्याल 300 रुपये में बनेगा। यानी कि पाकिस्तान पैदावारी लागत इतनी महंगी हो जाएगी कि हम किसी जोगे नहीं रहेंगे। गोरों को तो भूल लिया ना, क्राइसिस आ जाएगा जिस लेवल पे वहाँ से इन्होंने आपको पकड़ना है। पेट्रोल पे ये बार बार प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इसको डॉलर के साथ करें। डॉलर आज हो गया मुबारक हो आपको 176 का, तो अगर लीटर के साथ चलें तो 176 रुपये का लीटर बन रहा है आपका, जो इस वक्त 140 का। मुझे बताएं ये इकॉनमी, यहाँ का आम आदमी ये बर्दाश्त कर सकता है? सवाल ही पता नहीं होता। IMF को आप जो मर्जी के वाशिंगटन कंसेंसस की आप बातें करें, मगर फैसला तो हमने करना है ना। अगर हमने किसी से कर्जा लेना है तो उसने उन्होंने हमारे अब मैं आपको असल इशू थोड़ा सा बताऊं, जो इस वक्त मैं समझता हूँ हमारा सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो हमारा तजारती सारा है। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, अल्लाह ताला की रहमत भी है और ये ज़हमत भी बन जाती है। अगर आप लोगों को इतना जमा कर लें और उनके ऑर्गेनाइज ना करें, तो इतने बंदे होने से 25 से 30 अरब रुपए का हम पेट्रोल खरीदते हैं, 25 से 30 बिलियन US डॉलर। अब अगली सुन ले, इस वक्त पाकिस्तान 18 बिलियन US डॉलर खुराक पे लगा रहा है। जो पूरी दुनिया कहती थी इंडिया, पंजाब और खुराक, हम 18 बिलियन US डॉलर का खुराक बाहर से मंगा रहे हैं, जो पहले 3 साल पहले 11 बिलियन थी। तो मुझे बताएं 40 बिलियन US डॉलर तो आपके सिर्फ खुराक और तेल पे लग गए, तो IMF तो आपकी जान निकालेगा फिर। देख मेरी बात भट्टी साहब, हाँ ये इसी यहाँ पर बैठ के उन्होंने कहा था कि 80s में ये काम शुरू किया, 85 में ज़िया-उल-हक था, उसके बाद नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो किस मुंह से आके महंगाई की बात करते हैं, जिन्होंने IMF के प्रोग्रामों में हमें झोंका था। देखिए ये आज इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया है, इसका इकट्ठा होके आ रहा है मलिक साहब इसमें, और ये मुजरिम है उसके। मेरी गुजारिश है, इसमें महंगाई का टोटल जिम्मेदारी इमरान खान को ठहराना नामुनासिब होगा शायद, लेकिन इसने भी कुछ नहीं किया, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, 85 से जिन्होंने हमें IMF उसकी कोकेन पे हेरोइन पे लगाया हमें, उसमें कर्जे की हेरोइन, छोटा सा उस वक्त दरख्त लगाया था अपने मफाद के लिए, इस वक्त वो पूरे पाकिस्तान को असेब ने ले लिया। अब जब IMF के पास जाते हैं, पैसे आपके पास होते नहीं हैं, उन वो शराइत रखते हैं क्योंकि आपकी कौम ने इनकम टैक्स देना नहीं है। यहाँ 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की दुकान है और टैक्स 20,000 है। ये मैंने खुद सर्वे किया हुआ खुद। और उसके बाद वो क्या शराइत रखते हैं, पेट्रोल महंगा कर दो, बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो, और सब्सिडी दी है वो जो सारी खत्म कर दो। गरीब आदमी मर जाएगा, याद रखें। गरीब आदमी के पास अब जिंदा रहने के लिए जितना जो IMF ने अब शराइत रखी हैं, अगर मंजूर करते हैं तो मलक साहब गरीब नहीं, अपर क्लास भी अब गिरेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं 1-2 चीज़ें और थोड़ी सी ऐड कर दूँ। जो हमने डॉलर के साथ कोई तकरीबन 2-3 महीने में को 20 से
25 रुपये ऊपर गया है सिर्फ इस एक हरकत से जो डॉलर की वजह से। अब मुझे ये नहीं पता कि डॉलर को किस तरह कंट्रोल करना है। 1656 अरब रुपए का हमारा कर्जा खड़े खड़े बढ़ गया, कुछ नहीं हमने किया। 66 अरब रुपए का सूद हम पे बढ़ गया, यानी कि 1700 अरब रुपया इजाफी हमने अपने सर पे चढ़ा लिया। देखें और एक और सुन लें, इसकी प्राइस, ये तो मुश्किल बात है ना, जो आम आदमी के लिए खबर ये है कि 17% उसकी ना इनकम कम हुई है। और पाकिस्तान, ये मैं इमरान के खिलाफ बात नहीं करने जा रहा हूँ, एक डाटा आपको देने लगा। नहीं सुने, इमरान के आने पे आम जो पाकिस्तानी घराना था वो 30% खाने पीने पे लगा, मेरा सवाल वो 50 पे चला। मेरा सवाल 100 रुपए में से 50 रुपए खाने पे लग रहे हैं। भट्टी साहब, इस बर्बादी की बस पे हमें किसने चढ़ाया था? मैंने कहा Who did that? तमाम जमात पहले जाओ ने सब ने, फिर उसके बाद जिन्होंने इन जालिमों ने जो, और आज महंगाई करते यार, शर्म करो, चुप ही कर उनका कर्जा बढ़ते आज इतना आ गया कि जब वो कर्जा देता अपनी शराइत रखता और ये उसका हक। और बट्टी साहब, क्योंकि हम पैसे वापस, और मैं इस पे दो सूद उतारने के लिए सूद में पैसे, नहीं, मैं इसमें कैसर बंगाली और डॉक्टर अकबर जैदी को कोट करता हूँ, वीडियो पड़ी हुई है उनकी। उन्होंने कहा कि ये साजिश हुई जब अमेरिका ने देखा कि यहाँ पर हमने एटमी धमाका कर दिया है, तो कैसे इसको घुटनों के बल लाएं। अब आप हमारे ऊपर अटैक तो कर नहीं सकते। मैं तो भुट्टो गया था, तब तो हमने धमाका नहीं किया, बहुत थोड़ा था, वो कुछ भी नहीं था, वो नॉमिनल था। वो बात आपको अशफाक हसन खान साहब ने इस बात का जवाब दिया था। बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर किया गया और हमारे सारे वजीर खजाना हैंड इन ग्लव थे उनके साथ, हर शर्त सागदार मान लेता था, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, जो कहोगे कर देंगे वो उसका। और फिर उनकी शरायत नहीं मानी, मुझे उस लीडर का नाम किसी ने, IMF सबने मानी, तो बस मैं तो हम फिर किस के क्यों महंगाई के बाद में अपना लहू तलाश करें? मतलब सब जिम्मेदार। देखिए, और तुम बाबा महंगाई हो करने वाले हो, यहाँ पे महंगाई में मर गए। तो जो महंगाई करते हैं मलक साहब, उनका इस अवाम के साथ ही रिश्ता कोई नहीं है। जो हेलीकॉप्टर ग्रुप आता है, हफीज शेख आए या जो भी आए, इन्होंने बाहर चले जाना है, पिछती अवाम है, वो भी 99% लोग। लेकिन भट्टी साहब, अफसोस की बात यह है कि ये मुनाफिकत से काम लेते हैं जब महंगाई का रोना करते हैं। ये नहीं जेब देती। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अपोजिशन और आए, महंगाई में जितना इमरान का हिस्सा उससे ज्यादा इनका हिस्सा है। ये इस मुल्क को, यहाँ का तो फर्स्ट टाइम मौजूदा हुकूमत जाती ना, मैं कहता सारा कसूर ही इसका। जब 85 से आप IMF के पास सूद लेने जा रहे हो, भीख लेने जा रहे हो, वो सख्त शराइत रखता है, आप आके यहाँ महंगाई कर लेते हो। और खुदा ना खास्ता इस IMF के शिकंजे से ना निकले तो अगले महीने। अच्छा, दूसरी बात साहब, थोड़ी सी एक छोटी सी बात। अब IMF वालों ने जो आपके हमारे जो सरकारी इदारे उसमें वो कहते हैं कि सबको ना सेंट्रलाइज करो, स्टेट बैंक के नीचे हो, यानी कि आपका जितना डिफेंस एक्सपेंस है, जितनी आपकी पब्लिक सरकारी इदारों के जितने बैंक अखराजात हैं, वो कहते हैं सारे का रिकॉर्ड भी दे। ये भी वो मांग रहे हैं वापस। नहीं, बात पब्लिक एंटिटीज़ की बात वो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो पब्लिक, मैं कह रहा हूँ कि हमें इसमें तकलीफ दे बात भट्टी साहब क्या है, पूरे पॉलिटिकल होराइजन पर कोई एक ऐसी आवाज़ नज़र नहीं आती कि जो इनके सामने खड़ा, ये गोरे सेठों के सामने खड़ा हो सके, हमारे मफाद के लिए कोई बात कर सके। सारे के सारे जो है हैंड एंड ग्लव हैं। और वही जो कहते हैं पुल एंड पुश वाली बात डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब ने की थी कि इधर से भी धक्का देते हैं, जो IMF भी खिंच रहा होता है कि तुम्हें गुलाम बनाने का हमारे पास यही तरीका है, और अब वो स्टेट बैंक के जरिए इस मुल्क की इकॉनमी को जो है वो कंट्रोल करें। मगर सवाल ये है कि महंगाई करने वाले क्यों नहीं रियल बताते कि जी क्या वजह है और उसका हल क्या है। मरीम साहबा हल बताएं, इमरान खान हल बताए, मौलाना फजल रहमान साहब हाल बताएं, जरदारी साहब हाल बताएं, जिम्मेदारी बताएं ना, ये क्यों है? महंगाई होगी मैंने ले आओ महंगाई होगी। गैस की भी सूरत खराब आ रही है काजी साहब, आगे गैस की लोड शेडिंग आ रही है, 44% एक्सपोर्ट बढ़ रही है। मलक साहब, असल बात ये है, महंगाई तो हो रही है, कड़वा सच है, इसमें दो राय है ही कोई नहीं, लेकिन इसका कोई ना कोई हल बताओ ना हमें। तो अब इसका हल देखिए, मैं ईमानदारी से समझता हूँ जी, हमारी जो पाकिस्तानी अवाम की जो सबसे बड़ी ट्रेजिडी हुई है ना, वो ये थी कि हमने इसीलिए जान छुड़ाई थी कि चलो 2018 के इलेक्शन हुए, ऐसी हुकूमत आई जो खुद पॉलिसी बनाएगी। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो वोटर का मसला बन गया कि वो किधर जाए। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी वोटर, मैंने हमेशा पाकिस्तान में इलेक्शन देखा है कि ये गया तो ये आ जाएगा, लोगों को अल्फाज ही नहीं है, मैंने किसी को नहीं सुना। अपोजिशन की कल परसों बंदा ही नहीं निकला। क्यों नहीं काजी साहब? क्योंकि उनको पता है ये लीडर सब अपना माल बचाओ, अपने बैरून मुल्क माल बचाओ, NRO लेने या हुकूमत करने के लिए बैठे हैं। काजी साहब, अब पाकिस्तान की बका इसी में है कि IMF से अच्छा बड़ी साहब अकाउंट कैसे जाती है ये हक में? यार ये बताएं ना, बैठे इकोनॉमिस्ट कहते हैं, हम कहते हैं, हमसे पूछे बताते हैं, हम आप बताएं, चले आप दो आपको खड़ा होना पड़ेगा
आपको उनको कहना पड़ेगा मॉरेटोरियम जाके लें कि हम इतनी बड़ी स्टेट है और न्यूक्लियर स्टेट है, अगर यहाँ पे हम डिफॉल्ट में जाते हैं या यहाँ पर अनरेस्ट पैदा हो जाता है तो ये आपके मफाद में भी नहीं है। आईपीपीज का क्या करेंगे? आईपीपीज को टेक ओवर करें, वहाँ पे जिस तरह डॉक्टर कराम कह रहे थे कि वहाँ बिठाएं, रिसीवर्स बिठाएं, पहले इसका ऑडिट करवाएं। बहुत कुछ तो कर चुके हैं अबू बकर, क्या नाम है उनका, अबू बकर जो पुलिस खुदा अबू बकर खुदाबख्श साहब कर चुके हैं। और अगर वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि 45 बिलियन डॉलर का टीका लगाया है 10 साल में, तो क्यों नहीं उसकी आप तहकीकात? अच्छा, लास्ट सवाल, जो 1600 अरब हमारे जो रियासती इदारे गंद डालते हैं, ये रेलवे और ये PIA, ये किस तरह बचा सकते हैं? सर जी मैं आपको इस पर मेरी बिल्कुल राय और है, मैं इनकी प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं हूँ। स्टील मिल चल सकती है, इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर ग्रुप ने कहा है कि 100 अरब रुपया साल का निकाल के देते हैं, हमें दे दो। अब स्टील मिल का प्रॉब्लम क्या है, इसकी 2000 एकड़ जमीन पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो ले चुकी है, और उसको DC रेट पे पैसे जब अदालत में गए तो DC रेट, आपको पता है DC रेट और असली रेट में कितना फर्क होता है। अब उसकी हजारों एकड़ जमीन है, वो उसको आप रूस आपको चला के दे सकते हैं। तो अगर आप करते क्या है, आप पहले उसको खसारे में धकेलते हैं और उसके बाद आ जाते हैं आपके फ्रंट में खरीदने आ जाते हैं। साहब नहीं बकौल आपके रूस चला के दे सकते हैं, या किसी ने कहा तो हुकूमतें कितनी गईयां दे दे उनको, आवाम ने तो नहीं देते ना सर। मैं तो ये मैंने वो क्या है, आपने हमारे ये इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर ग्रुप के जो हेड हैं, तो वो ले लेना, वो कहते हैं हमें दो। उन्होंने जाके साल कमेटी में कहा, जा रहा है, सेनेट में कहा, असेंबली में कहा कि जनाब हम आपको चला देते हैं, लेकिन नहीं, ये तो मेरा ख्याल है हुक्मरान से कल परसों पूछेंगे भाई अगर आपको ऑफर है इसको नुकसान। अच्छा भट्टी साहब, ये CNN की क्या खबर है मलिक साहब, ये वो अड्डों की? वो बेसिकली वो एक देखे ना, खान साहब का एक बड़ा फिक्रा हुआ था कि एब्सोल्युटली नॉट, कि हम पाकिस्तान पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम अपनी पॉलिसी रखेंगे। तो पता नहीं, अब ये तो CNN सरकार तो नहीं है, बहरहाल एक दुनिया का एक इदारा है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कोई की जो फ़ज़ाई हदूद है वो अमेरिका यूज़ कर सकता है, उनके मुताबिक हो सकता है। और थोड़ी सी जो मुझे भी वायदा हो सकता है, कर नहीं, मेरी अपनी भी जो इतला में देना, ये मेरे लिए ओपन सीक्रेट है कि मुशर्रफ के ज़माने में पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है अमेरिका के साथ एयर स्पेस का, तो आप पता नहीं वो उसका रेफरेंस दे रहे हैं कि आप अमेरिका पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ कर सकता है। और माइंड यू 99 में अमेरिका ने मिसाइल मारे थे अफगानिस्तान पे, और उन्होंने आपसे इजाज़त ही नहीं ली थी, आपको याद होगा। नहीं देखें, बात ये है कि अगर वो हमसे हर दफ़ा इतने सस्ता बेचा गया हमें, आज हम इस कैफियत में पहुंचे हुए हैं। बात करें भाई, अगर आपने हमसे कुछ लेना है, अफगानिस्तान में कोई मदद हमसे लेनी है, तो ये ख़त्म करें। पहले तो डेट ऑडिट जो है फ्रांस में ये हुआ, मैं आपको एक बहुत खबर दूं कि वहाँ पे एक पब्लिक कमेटी ने ऑडिट किया डेट का, कर्जे का। फ्रांस की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये 60% कर्जा जाली है, 2 नंबर हमारा नहीं है, हुक्मरान तबके ने लिया है और हुक्मरान तबके ने खाया। भाई पब्लिक स्पेंडिंग तो करते कोई नहीं हो, स्कूल तुसी सन नहीं देने, वापस ले लीजिए। हेल्थ जो है मैं अपनी खुद करता हूँ, ये कर्जा खाया किसने? खान साहब आए थे ना, तुम वापस करो, हमसे क्यों लेते हो? काई साहब, इमरान खान साहब ने जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी जब आए थे, उन्होंने कहा था, मैं 3 साल पहले कहा था, कमीशन बैठा हुआ है कि हम सारे जो कर्जे पाकिस्तान ने लिए हम उसका ऑडिट करेंगे, बताएंगे किसी ने कितने कितने पैसे लिए। फिर खान साहब भी वो नवाशी बन गए, खामोशी, अभी तक तो पता ही नहीं चला। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने कहा कि जो ये ऑडिट करके उन्होंने बताया कि आपने 70-80 की दहाई से आवाम के ऊपर पैसा खर्च करना बंद कर दिया। हाँ जी, और एक खबर और भी आपको दे दूं जाते जाते, करना क्या है हमने। भट्टी साहब, कल मैंने खबर सुनी, हमारे हारून रशीद साहब दे रहे थे खबर, सुनो, मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। खबर ये थी कि ये जो आपकी मेट्रो ट्रेन है ना, इसका बिजली का बिल आया है 35 करोड़ रुपये, 2-3 महीनों का है या 2.5 महीनों, और इस दौरान जो हमारी आमदनी हुई है वो खतीर रकम है, 24 लाख की वो हुई। अच्छा, अभी मैं इनमें वो नहीं डाल रहा, ये जो हमने कर्जा 4% पे लिया था, जो हमने देना, या और तनख्वाहें और 92% पंजाब के ट्रांसपोर्ट का बजट, जब आप यहाँ खर्च ये खर्चा हुआ है आपका, माल कमाओ, ये लोन है मलिक साहब, कोई अच्छा, एक छोटी सी नेगेटिव सी बात है। खान साहब आज सऊदी अरब में गए हैं पासन में इन्वेस्टमेंट करें, तो मैं खबर पढ़ रहा था कि दुबई वाले जो हमारे अब्दुल बासित साहब ने, उन्होंने बताया कि दुबई का अमेरिका के इंडिया के साथ मुआहदा हो गया, MOU है कि हम मकबूजा कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। पासन के लिए कोई अच्छी खबर मैं समझता हूँ कि ये दुबई के लिए ये मुनासिब होगा कि वहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो हालात हैं, 7 लाख फौज वहाँ पे बैठी हुई, तो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए 7 लाख फौज और लानी पड़ेगी, क्या होगा? इसलिए मेरे ख्याल में ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये था हमारा आज का शो, कल फिर आपसे।